हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। और मैं हूं सुमन, आपका अपने परिवार फ्यूचर रैंक अकेडमी में सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो जल्दी से क्या करेंगे, एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। और आज लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आपका रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको दे दी हूँ। जैसे आपकी क्लास किसी कंडीशन से नहीं हो पाई है तो कम से कम आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पहुँच जाएगी, तो कम से कम आपका जो ब्रेक नहीं होगा पढ़ाई का है वो, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो प्लीज़ देखिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद में एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज करने वाले हम हिंदी साहित्य के कुछ आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करेंगे आज, तो वही करने वाले हैं। आइएगा चलो करते हैं उन क्वेश्चंस को, काफ़ी अच्छे हैं, आपको हेल्पफुल होंगे। और एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे हैं और अच्छे साबित होंगे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। कई बार आए हुए भी हैं इसमें से क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग सभी अच्छे से इनको देखिएगा, वॉच कीजिएगा वीडियो को पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे। पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे। तो ये आपको बताना है कि कबीर जी थे वो किस भक्ति धारा से संबंध रखते थे या संबंधित थे। आपकी सगुण भक्ति धारा से, या फिर आपकी निर्गुण भक्ति, या फिर राम भक्ति, या फिर कृष्ण भक्ति धारा से, किससे संबंधित है ये आपको बताना है इसमें। तो बस आंसर बताना है आप लोगों को, है ना। और एक बार अपना चेक कीजिएगा कि आप 20 में से कितने मार्क्स बना पाए इसमें से। तो आइएगा देखते हैं कि क्या है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे ये आपका पूछा गया है। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे, तो सगुण भक्ति धारा से थे, या निर्गुण भक्ति धारा से थे, या राम भक्ति धारा से, या कृष्ण भक्ति धारा से। किस भक्ति धारा से संबंधित थे। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे, तो वो आपकी सगुण भक्ति धारा थी, या फिर आपकी निर्गुण भक्ति धारा थी, या राम भक्ति धारा थी, या फिर आपकी कृष्ण भक्ति धारा थी। किस भक्ति धारा से संबंधित थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कबीर जो थे तो कबीर बेटा निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। किससे? निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। आपके आंसर आपका 20 में हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। और जो कबीरदास जी थे वो 15वीं शताब्दी के, किसके? 15वीं शताब्दी के। पंद्रहवीं शताब्दी के निर्गुण संत कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे ये, निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे। और इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट वो हैं रचनाएं, वो हैं इनकी बीजक है ना, साखी है, और कौन सी है इनकी प्रमुख रचनाओं में? रमैनी है, बीजक है, साखी है, एक आपकी शवद है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो समझ में आया कि कबीर किस भक्ति धारा से संबंध रखते थे। तो कबीर आपके किस भक्ति धारा से? वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी कबीर की? तो बीजक थी, शबद, रमैनी, और आपकी कौन सी थी? बीजक, शबद, रमैनी और साखी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं हैं ये आपकी। और जो आपके राम भक्ति को कौन थे? राम भक्ति के आपके तुलसीदास से, तुलसीदास। राम भक्ति के बेटा कौन थे? राम भक्ति के तुलसीदास माने जाते हैं। राम भक्ति धारा के कवि कौन थे? तो वो तुलसीदास माने जाते हैं। और राम भक्ति में क्या था बेटा? राम भक्ति में आपकी एक बार बताना चाहूँगी, भगवान राम को सर्वोच्च माना था, सर्वोच्च माना था। यानी इन्हीं की पूजा की जाती थी। किसकी? भगवान राम की पूजा की जाती थी। किसमें? राम भक्ति के कवि हैं जो आपके तुलसीदास हैं, तो सर्वोच्च किसको माना था? भगवान राम को माना था। इनकी
प्रमुख रचनाएं भी आपकी हैं। प्रमुख रचनाएं तुलसीदास, सूरदास, इनके क्या हैं? ठीक, तुलसीदास क्या थे? राम भक्ति के हैं। और जो आपके कृष्ण भक्ति के थे, कृष्ण भक्ति के कौन थे? तो कृष्ण भक्ति के आपके सूरदास और मीराबाई कह सकते हैं आप। कौन? सूरदास। और कौन है? मीराबाई। ठीक बेटा, मीराबाई। ठीक, यानी कि कबीर किस भक्ति धारा से संबंध रखते थे? तो निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंध रखते थे? तो बेटा निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। लेकिन जो आपके राम भक्ति है, राम भक्ति से कौन संबंधित थे? कौन से कवि राम भक्ति से संबंधित थे? तो आपके तुलसीदास जी राम भक्ति से संबंधित थे, है ना। कृष्ण भक्ति से कौन से कवि थे? तो कृष्ण भक्ति से बेटा आपके सूरदास जी और मीराबाई। कृष्ण भक्ति से यानी कि कृष्ण भगवान की उसमें सर्वोच्च माना गया था, उनकी पूजा पर आपका बल दिया गया था, पूजा पे बल दिया गया था। किसमें? कृष्ण भक्ति में, है ना। तो ये आपके कृष्ण भक्ति में सूरदास और मीराबाई रहेंगे। राम भक्ति में आपके कौन रहेंगे? तुलसीदास जी हैं। ठीक, और आपके निर्गुण भक्ति में, और ये आपकी जो ये दोनों है ना, ये आपके सगुण भक्ति की ही दोनों शाखाएं हैं, है ना। जो सगुण भक्ति की दोनों शाखाएं हैं, सगुण भक्ति की दोनों शाखाएं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति किसकी हैं? सगुण भक्ति की ही शाखाएं हैं ये। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। एक बार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचयिता कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? रामचरितमानस की रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता आपके कौन हैं? तो ये आपको बताना है रामचरितमानस की रचयिता कौन है। तो ये आपके इसमें सूरदास हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे, या कबीरदास हो जाएंगे, या केशवदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके रामचरितमानस के रचयिता? ये आपको बताना है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो सूरदास जी होंगे, तुलसीदास जी होंगे, कबीरदास जी होंगे, या फिर आपके केशवदास जी होंगे। तो आइएगा देखते हैं कौन होंगे। देखिएगा, रामचरितमानस आपकी किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने, है ना। सेकंड ऑप्शन इसमें आपका राइट जाएगा। तुलसीदास जी ने आपकी रामचरितमानस लिखी थी, और ये तुलसीदास की ही रचना है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, है ना। एक बार लिख लेंगे, इसको बता दूं आपको कि तुलसीदास थे ना, वो किसके थे? भक्ति काल के। तुलसीदास भक्ति काल के कौन थे बेटा? तुलसीदास भक्ति काल के सगुण राम भक्ति कवि थे। ठीक बेटा, कौन थे? जो तुलसीदास थे वो तुलसीदास भक्ति काल के किसके हैं? भक्ति काल के कवि हैं, है ना। भक्ति काल के कवि हैं, और सगुण राम भक्ति धारा के हैं, सगुण राम भक्ति शाखा के हैं वो, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी थी ना बेटा, ये आपकी रामचरितमानस, है ना। कौन सी है? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस बेटा अवधी भाषा में थी। ठीक, अवधी भाषा में। किस भाषा में थी बेटा? रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में थी। रामचरितमानस आपकी किस भाषा में थी? तो वो बेटा आपकी अवधी भाषा में थी, है ना। ये अवधी भाषा में थी। ठीक, और इनकी अन्य रचनाएं बेटा आपकी कौन सी हैं? तुलसीदास की ही बता रही हूँ आपको अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं बेटा कौन कौन सी थी? एक तो इनकी तुलसीदास थी, इसके अलावा बेटा आपकी विनय पत्रिका थी, है ना। विनय पत्रिका के बाद बेटा और कौन सी थी? इनकी कवितावली थी, कवितावली, कवितावली थी। और एक कौन थी बेटा? एक हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। ठीक,
हनुमान चालीसा। ये किसकी है बेटा? ये आपकी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की बेटा प्रमुख रचना है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो बेटा तुलसीदास हैं। तुलसीदास बेटा एक भक्ति काल की कवि हैं और सगुण क्या है, सगुण भक्ति धारा से हैं, संबंधित हैं ये। ठीक है, सगुण जैसे अभी कबीरदास जी आपके निर्गुण भक्ति धारा से थे ना, जो पहला क्वेश्चन कराया था बेटा, उसमें आपके सगुण जो तुलसी कबीरदास जी थे, तो कबीरदास जी आपके निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। लेकिन ये तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास बेटा किससे है? सगुण भक्ति धारा से है। सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं आपके तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा आपकी विनय पत्रिका है, कवितावली है और हनुमान चालीसा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, ठीक। चलो आगे चलो, आगे चलो एक बार। आगे आ जाओ बेटा। आ जाओ आगे। अब आओ तीसरा क्वेश्चन पे। अब है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है बेटा, क्योंकि ये सूर सागर काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसलिए मानिएगा कि इम्पोर्टेंट है। सूर सागर किसकी रचना है? आपको बतानी है सूर सागर किसकी रचना है ना? क्या बतानी है आपको? सूर सागर बेटा किसकी रचना है, ये बतानी है आपको, है ना बेटा? सूर सागर किसकी रचना है ना? बतानी है, बताइएगा। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर आपकी कबीरदास जी। ठीक, क्या बतानी है बेटा? सूर सागर बतानी है। सूर सागर आपको सभी को पता होगा बेटा किसकी रचना है, तो सूरदास जी की ही रचना है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा इसमें। ए ऑप्शन आपका सही होगा, है ना? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक बेटा, ठीक। चलो आ जाओ बेटा। ए ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा सूरदास जी। और सूरदास जी बेटा आपके क्या हैं? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। किसके? सूरदास जी किसके हैं बेटा? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं बेटा। ठीक बेटा, सूरदास जी हैं, तो सूर सागर किसकी है? तुलसी। सूर सागर आपकी किसकी है बेटा? सूरदास जी की है। अब सूरदास जी हैं वो बेटा क्या है कि वो क्या है बेटा? आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के बेटा प्रमुख कवि हैं ये सूर सागर लिखी है इन्होंने। और सूर सागर इनकी प्रसिद्ध कवि कैसी है बेटा? प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध रचना है सूर सागर। किसकी बेटा? आपके सूरदास जी की। ठीक, कौन सी रचना है? सूर सागर। काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी, ये पूछी जाती है कई बार। इसमें क्या किया है इन्होंने? सूर सागर के अंदर बेटा इन्होंने क्या किया है कि बाल कृष्ण लीलाएं, बाल कृष्ण लीलाएं। ठीक, बाल कृष्ण लीलाएं हैं बेटा, और क्या है उनकी? रास लीलाएं हैं एवं रासलीला का वर्णन है। ठीक बेटा, का वर्णन किया है। ठीक, यानी कि सूर सागर, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। सूर सागर बेटा किसकी रचना है? तो सूर सागर बेटा सूरदास जी की रचना है ना? सूर सागर सूरदास जी की रचना है। सूर सागर में बेटा भगवान कृष्ण के जो बचपन का उनका क्या था, बचपन की जो लीलाएं थी, उनकी बाल लीलाएं थी, उनकी रास लीलाएं थी बचपन में जो उन्होंने की थी, तो वही उनकी सारी रचना जो लीलाएं वगैरह सभी का वर्णन किस में किया गया है? तो वो सूर सागर में ही किया गया है ना। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के बेटा प्रमुख कवि माने जाते हैं, ये आप याद रखोगे। और तुलसीदास बेटा आपके बता ही दिया था अभी कि तुलसीदास किसके थे बेटा? तो तुलसी राम भक्ति के थे, है ना? राम भक्ति। ठीक, राम भक्ति शाखा के थे, है ना? मीराबाई बेटा कृष्ण भक्ति शाखा से थी। ठीक, मीराबाई कृष्ण भक्ति से थी। और आपके ये कबीर थे वो निर्गुण थे।
क्या थे? कृष्ण भक्ति कौन था? मीराबाई थी। और ये कबीर थे, वो बेटा कौन थे? वो निर्गुण थे, निर्गुण भक्ति धारा से। ठीक बेटा, निर्गुण भक्ति धारा से थे। तो ये समझ आया। 2 क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सूर सागर किसकी रचना है? तो आपके सूरदास जी की रचना है। इस रचना में क्या है? तो बेटा आपके कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, उनकी रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? तो वो बेटा आपकी सूर सागर में किया गया है ना, सूर सागर में किया गया है। और कृष्ण भक्ति शाखा के बेटा वो कवि हैं। इतना समझ आया बेटा सभी को? सभी को इतना समझ आया बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला अपना कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन है अपना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब है बेटा आपका 4th क्वेश्चन, मीराबाई किसकी भक्ति? मीराबाई किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? सबको पता होगा बेटा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा मीराबाई के बारे में कि मीराबाई किसके लिए, किसकी भक्ति के लिए समर्पित थी बेटा, और किनकी भक्ति किया करती थी, उनके लिए कौन सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माने गए देवताओं में। तो किसकी भक्ति के लिए थी बेटा, ये बताना है। राम की या कृष्ण की या शिव की या गणेश की, किसकी थी? तो ये बताना है आपको किसकी थी। एक बार बताइएगा कमेंट में कि किसकी थी ये, तो बताना है आपको, है ना। तो आपको मीराबाई किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मीराबाई बेटा कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, कृष्ण भक्ति के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और क्या है, इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं। मीराबाई आपकी किसके लिए हैं? तो मीराबाई बेटा क्या मानती थी? 16वीं शताब्दी की थी ये, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी की बेटा कैसी थी? कृष्ण भक्त कवित्री थी। ठीक बेटा, 16वीं शताब्दी की क्या थी बेटा? कृष्ण भक्त कवित्री थी ये। और बेटा क्या था, इन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति, इन्होंने क्या मांगा था बेटा? मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति और क्या माना? और बेटा स्वामी माना था। ठीक बेटा, है ना। मीराबाई किस भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मीराबाई बेटा कृष्ण की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपकी 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त कवित्री कहलाती हैं। कौन सी? 16वीं शताब्दी की हैं ये। और बेटा इन्होंने भगवान कृष्ण को क्या माना था बेटा? अपना पति और अपना स्वामी माना था इन्होंने, है ना। अपना स्वामी और पति किसको माना था? तो कृष्ण भगवान को इन्होंने माना था। मीराबाई की बेटा और रचनाएं भी हैं आपकी। कौन कौन रचनाएं हैं मीराबाई की बेटा? एक है आपकी मीरा पदावली, प्रमुख रचना में इसकी। प्रमुख रचना कौन सी है मीराबाई की? मीराबाई की प्रमुख रचना में बेटा कौन सी है? तो मीरा पदावली। हाँ, मीरा पदावली इनकी प्रमुख रचना है बेटा। ठीक, प्रमुख रचना है। ठीक बेटा, प्रमुख रचना है। चलो आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। इसको रफ कर दूँ एक बार। आगे आ जाओ, उसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, है ना। चलो आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ। बीजक किसकी रचना है? क्या बताना है बेटा आपको? बीजक किसकी रचना है? आपको बतानी है कि बीजक है वो किसकी रचना है, ये बतानी है बेटा आपको।
तो बताइएगा बीजक किसकी रचना है ना? कबीर दास जी की है बेटा, या फिर बेटा सूरदास की है, तुलसीदास की है, या फिर रैदास की है? बताइएगा बीजक किसकी रचना है, बताइए। बीजक बेटा किसकी रचना हो जाएगी? तो ये आपके कबीर दास जी की रचना है ना? कबीर दास जी की रचना है। ठीक, बीजक क्या है बेटा? कबीर दास जी की रचना है। और आप कह सकते हो बेटा कि बीजक कबीर की प्रमुख रचना है। क्या है? प्रमुख रचनाओं में से एक है। इसमें बेटा क्या है? उसमें दोहे और आपकी शाखियाँ क्या है? इसमें दोहों का संग्रह है, दोहे। और कौन सी हैं बेटा? और आपकी शाखियाँ हैं इसमें। और क्या है? भक्ति गीत। ठीक, बीजक है बीजक में बेटा आपके दोहे हैं, शाखियाँ हैं, भक्ति गीत का संग्रह है। ठीक बेटा, का संग्रह है। ठीक, किसकी है बेटा? बीजक आपके कबीर दास जी। तो बीजक किसकी रचना है बेटा? बीजक कबीर दास जी की रचना है। याद रखना है बेटा, बीजक कबीर दास जी की रचना है। बीजक कबीर की प्रमुख रचना में से एक है बेटा। और ये निर्गुण भक्ति का अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? बीजक बेटा, बीजक निर्गुण भक्ति का अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक बेटा, अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। किसका? क्योंकि आपके जो कबीरदास थे वो निर्गुण भक्ति के ही तो थे, है ना? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के ही संत थे, है ना? तो निर्गुण भक्ति के संत थे, तो उनका ये ग्रंथ है जो बीजक, इसको क्या माना जाता है बेटा? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इम्पोर्टेंट। जो आपके कबीर आपकी अनुयायी थे उनके लिए ये आपका उनका क्या है? ग्रंथ है ये। आगे आ जाओ बेटा, सूरदास जी क्या है? सूरदास जी तो भी बताए ही थे आपको। तुलसीदास बेटा आपके कौन है? ये आपके कौन सी धारा से हैं? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी राम भक्ति से हैं, राम भक्ति से हैं। अभी पीछे ही वाले क्वेश्चन में बनाया था, भक्ति शाखा से हैं या धारा से हैं। और आपके जो सूरदास हैं, सूरदास जी बेटा आपके किससे हैं? कृष्ण से हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, है ना? ठीक बेटा, चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा इसके बाद? ठीक बेटा, तो बीजक किसकी रचना है? बीजक आपकी कबीरदास जी की रचना है ना? और ये ग्रंथ है आपका। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है छठवां क्वेश्चन बेटा, है ना? छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका? ध्यान से पढ़िएगा, छठवां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। रसिक प्रिया किसकी रचना है ना? क्या है बेटा आपकी? रसिक प्रिया किसकी है? रसिक प्रिया किसकी रचना है ये बताना है बेटा आपको, है ना? केशव दास की है, बिहारी की है, भूषण की है, या भारतेंदु की है? बताइएगा इसमें से किसकी रचना है। बताइएगा रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया बेटा किसकी रचना है ये बताना है आपको। तो बताइएगा कि किसकी रचना होगी आपकी, बताइए बताइए। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की, बिहारी की, भूषण की, या फिर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की, है ना? तो किसकी होगी बेटा ये? केशव दास की, है ना? किसकी है बेटा ये? केशव दास की, केशव दास की है ये रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशव दास जी की रचना है। और ये बेटा क्या थे? भक्ति काल के कवि थे। किसके थे बेटा? भक्ति काल के कवि कौन थे? केशव दास थे, है ना? अभी पीछे पढ़ा था ना, वो रीति काल के थे आपके, है ना? और ये आपके केशव दास जी हैं, आपके भक्ति काल के कवि हैं। और इसकी और केशव दास जी की रसिक प्रिया इनकी क्या है बेटा? इनकी रचना है।
ठीक बेटा। और ये क्या है बेटा, श्रृंगार रस पर आधारित है। किस पर आपकी क्या है ये, रसिक प्रिय श्रृंगार रस पर। ठीक बेटा, समझ आ रहा है किस पर है आधारित बेटा, तो वो आपकी श्रृंगार रस पर आधारित है। अब आते हैं बेटा इसमें बिहारी। बिहारी बेटा क्या है, बिहारी बेटा सतसई। सतसई, एक मिनट, शतसई। ठीक, शतसई क्या है बेटा, इन्हीं की रचना है ये। ठीक है, सतसई रचना किसकी है, बिहारी जी की सतसई है। और भूषण की बेटा कौन सी है, तो भूषण की रत्नावली है ना, भूषण की कौन सी है, रत्नावली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये। सतसई किसकी है बेटा, बिहारी जी की सतसई है, बिहारी जी की सतसई है। और भूषण की कौन सी है बेटा, रत्नावली है, भूषण की रत्नावली है। और आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है, आधुनिक काल के लेखक, हिंदी नवजागरण के जनक कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं बेटा आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो वो आधुनिक काल के लेखक या फिर कह सकते हैं हिंदी जागरण के जनक कहा, नवजागरण के जनक कहा जाता है। आधुनिक काल के लेखक कह सकते हैं इसको, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, या कह सकते हैं हिंदी नवजागरण के जनक, हिंदी नवजागरण। ठीक, हिंदी नवजागरण के जनक। ठीक बेटा, आ जाओ। रसिक प्रिया किसकी रचना है, एक बार फिर से बता दूं बेटा, एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ, आप समझ जाएगा, है ना। रसिक प्रिया किसकी रचना है बेटा, तो केशव दास, है ना, केशव दास की कौन सी है बेटा, रसिक प्रिया है। और ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, कौन से, केशव दास आपके भक्ति काल के कवि हैं। और कौन सी है आपकी, रसिक प्रिया इनकी रचना है ना। बिहारी की रचना बेटा शतशई है। और भूषण की क्या है, रत्नावली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को बेटा आधुनिक युग के लेखक या फिर आप हिंदी नवजागरण का जनक भी कहा जाता है इनको। ठीक बेटा, जनक भी कहा जाता है इनको। आगे आ जाओ, आगे चलो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना 7वां रहेगा। ठीक बेटा, आ जाओ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, शतसई किसकी रचना है। कौन सी, सतसई किसकी रचना है, ये बताना है आपको। क्या बताना है कि सतसई किसकी रचना है। सतसई किसकी रचना है बेटा, बिहारी की है, या सूरदास की है, या कबीरदास की है, या जयशंकर प्रसाद की है। तो ये बताना है बेटा सतसई किसकी रचना है। तो सतसई बेटा आपकी किसकी होगी, बिहारी की, है ना। पहला आपका इसमें सही जाएगा बेटा, है ना। पहला आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बेटा इसमें आपका सही जाएगा। सतसई किसकी रचना है, तो वो बिहारी जी की, है ना। बिहारी जी की सतसई रचना है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। और आगे देखो इसमें बेटा, बिहारी जी 17वीं शताब्दी के कवि थे। कब के, 17वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं शताब्दी के रीतिकाल के थे। किसके थे, रीतिकाल के कवि। ठीक, क्या था बेटा, बिहारी 17वीं शताब्दी के कवि थे। और किसके थे बेटा, रीतिकाल के कवि थे, है ना। उसके बाद में बेटा क्या है, सतसई में क्या दिया हुआ है, 700 छोटे छोटे दोहे हैं इसमें। जो आपकी सतसई है ना, सतसई में बेटा क्या है, 700 छोटे छोटे दोहे, छोटे 700 छोटे छोटे दोहे।
छोटे छोटे दोहे हैं बेटा इसमें सही में, है ना। और 17वीं शताब्दी के रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। किसके? 17वीं शताब्दी के रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो बेटा बिहारी माने जाते हैं ना, बिहारी माने जाते हैं। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। सूरदास वगैरह ये तो अभी बता ही रही हूँ, तब से पहले क्वेश्चन से ही आपको बता रही थी, है ना। आगे आ जाओ, एक मिनट इसको रफ कर दूँ। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, हाँ आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है कि भूषण किस क्या है बेटा अगला क्वेश्चन? भूषण किस भक्ति काव्य शाखा के कवि थे? वीर रस के थे बेटा या भक्ति रस के थे या श्रृंगार रस के? वीर रस के हैं, भक्ति रस के हैं, श्रृंगार रस के हैं या ज्ञान रस के हैं? बताइएगा किस कवि के हैं। यानी कि भूषण हैं वो किस भक्ति या फिर काव्य शाखा से संबंधित हैं? भूषण किस काव्य शाखा से हैं? वीर रस काव्य शाखा से हैं या फिर भक्ति रस काव्य शाखा से हैं या फिर श्रृंगार रस काव्य शाखा से हैं या फिर बेटा ज्ञान रस शाखा से हैं? किस शाखा से संबंधित हैं ये बताना है आपको। और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, आता भी है ये क्वेश्चन, आपका आया भी है ना। तो किसके हो जाएंगे आपके भूषण जी? तो भूषण बेटा आपके किसके हो जाएंगे? वीर रस के हो जाएंगे, है ना। किसके? वीर रस के हो जाएंगे आपके भूषण। और ये भी बेटा आपके कौन से? 17वीं शताब्दी के हैं। किसके हैं? 17वीं शताब्दी के कवि हैं बेटा। किसके हैं? 17वीं शताब्दी के कवि हैं। और इनकी जो आपकी रचनाएं हैं ना, इनकी, है ना, इनकी रचनाओं में बेटा राजाओं की वीरता और योद्धाओं की, इनकी रचनाओं में, यानी कि भूषण के वीर रस में है, इनकी रचनाओं में क्या देखने को मिलता है? इनकी रचनाओं में बेटा राजाओं की वीरता, राजाओं और वीर योद्धाओं की गाथाएं, राजाओं और वीर योद्धाओं की गाथाएं, गाथाएं मिलती हैं। ठीक बेटा, देखो भूषण किस भक्ति काव्य शाखा से संबंधित थे? तो बेटा कौन से हैं? वीर रस से, है ना। यानी भूषण जो हैं वो वीर रस काव्य शाखा से हैं आपके, है ना। लेकिन आप ये कौन सी शताब्दी के हैं? तो बेटा ये 17वीं शताब्दी के कवि हैं। इनकी रचनाओं में बेटा क्या है? इनकी रचनाओं में राजाओं और योद्धाओं की क्या है? उनकी क्या है? उनकी गाथाएं हैं, है ना। तो क्या है बेटा इसमें आपकी भूषण की सारी जो कविताएं हैं, वो कविता नहीं, जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? तो राजाओं की और योद्धाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं बेटा इसमें, है ना। राजाओं की देखने को मिलती हैं, क्या? गाथाएं देखने को मिलती हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? ठीक है, भूषण की बेटा प्रमुख रचना, भूषण की बेटा प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो बेटा रत्नावली है। ठीक बेटा, कौन सी है? वो आपकी रत्नावली है। आगे समझ में? आपकी क्या है बेटा? रत्नावली है। चलो आगे आ जाओ। हाँ, इसमें और देख लो बेटा एक बार भक्ति रस में। भक्ति रस में कौन कौन से हैं आपके बेटा? तो भक्ति रस में आपके तुलसीदास हैं। भक्ति रस में कौन से हैं? भक्ति रस के कवि तुलसीदास, तुलसीदास हैं बेटा, सूरदास हैं। ये भक्ति रस में ही आते हैं बेटा, है ना। श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में कौन आता है बेटा? श्रृंगार रस की ओर देख लो। श्रृंगार रस के बेटा कौन है? रीतिकाल के बिहारी। ठीक,
बिहारी हैं बेटा। रीतिकाल के बिहारी कौन है? श्रृंगार रस में आते हैं आपके, है ना। ज्ञान रस में कौन आता है? तो ज्ञान का भी एक बार देख लो। ज्ञान रस कोई वो नहीं है बेटा, ध्यान और दर्शन से जुड़े कवि तुलसीदास का ज्ञानात्मक पक्ष है ना। ज्ञान रस का कोई इतना वो नहीं है। तुलसीदास का क्या है बेटा? ध्यान और दर्शन से जुड़े कवि, ठीक है। ध्यान और इतना लिख सकती हूँ, दर्शन से जुड़े कौन से कवि हैं? वो है तुलसीदास। ठीक बेटा, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, इसको रफ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। तो ध्यान रखना है भूषण किस काव्य धारा से थे? तो बेटा वो आपके वीर रस से हैं, ये ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, चलो नेक्स्ट चलो। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका नौवां क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्वेश्चनों को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं आपके, पूछे भी गए हैं कई बार, तो अच्छे हैं क्वेश्चन आपके, है ना। आधुनिक क्या है बेटा आपका? आधुनिक हिंदी साहित्य क्या है? हाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? क्या है बेटा? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको बोला जाता है, ये बताना है। तो कौन है इसमें से? महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे आपके, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, या जयशंकर प्रसाद होंगे, या मैथिली शरण गुप्त होंगे। बताइए कौन होंगे? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको बोला जाता है, किसको कहा जाता है, आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे बेटा, या जयशंकर प्रसाद होंगे, या फिर बेटा मैथिली शरण गुप्त होंगे। क्या होंगे बताइएगा, आ जाइए बेटा, करते हैं इसको भी। कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। कौन होंगे बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक बेटा, समझ में आया। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको बोला जाता है? ऐसे क्वेश्चन आपका बनेगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और ये बेटा कौन थे? ये आपके 17वीं शताब्दी के, ये भी बेटा आपके 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के बेटा कौन थे? कवि थे। ठीक, ये हो गया 17वीं शताब्दी के बेटा कवि हैं। और क्या माना जाता है? 17वीं शताब्दी के ये कवि थे। और क्या थे बेटा? ये क्या थे बेटा? इनकी एक रचना, इनकी रचनाएं हैं बेटा, कौन सी हैं? इनकी रचनाएं बेटा आपकी कौन सी हैं? भारतेंदु नाटक, भारतेंदु प्रमुख हैं ये, भारतेंदु। ठीक, भारतेंदु नाटक, पत्र पत्रिकाएं उनकी क्या हैं? नाटक, पत्र, पत्रिकाएं उनकी प्रमुख हैं। ठीक, प्रमुख रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है बेटा। ये आपके 17वीं शताब्दी के कवि थे, 17वीं शताब्दी के कवि थे भारतेंदु। 17वीं शताब्दी के बेटा कौन थे? कवि थे। और ये क्या थे बेटा?
हिंदी साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के संस्थापक, यानी कि जनक तो पहले ही बोल रखा है, तो जनक कौन होते हैं? संस्थापक को कहा जाता है, संस्थापक माने जाते थे बेटा, है ना। संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी बेटा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बेटा कौन सी है? सरस्वती पत्रिका। क्या लिखी थी इन्होंने? इम्पोर्टेंट है इनकी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक बेटा, संपादन किया था, है ना। ठीक बेटा, चलो आगे आ जाओ। जब इनको भी देख लो थोड़ा सा, जयशंकर प्रसाद कौन थे? जयशंकर प्रसाद के बारे में बताऊं बेटा, तो ये एक छायावादी कवि है। क्या है बेटा? छायावादी कवि। छायावादी कवि हैं बेटा ये। जयशंकर प्रसाद हैं, वो कौन है बेटा? छायावादी कवि हैं आपके। जयशंकर प्रसाद कौन है? तो बेटा ये छायावादी कवि हैं। और कामायनी इनकी क्या है? कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। कामायनी क्या है? प्रमुख रचना। प्रमुख रचना कौन सी है बेटा? कामायनी। ठीक, कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद है बेटा आपके मैथिली शरण। इनकी कौन सी रचना है मैथिली शरण की? तो इनकी बेटा भारत भारती इनकी प्रमुख रचना है। ठीक बेटा, ठीक समझ आया। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको बोला जाता है? तो बेटा आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है बेटा? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है ना। संस्थापक भी कह सकते हैं आप, जनक भी बोला जा सकता है। अगर आपके संस्थापक दिया होता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का संस्थापक कौन किसे कहा जाता है, तो भी आप भारतेंदु को लगाओगे। अगर जनक बोला जाता है तो भी आप भारतेंदु को लगाओगे, है ना। इसके बाद में बेटा क्या है आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, ये बेटा 17वीं शताब्दी के कवि थे। ठीक, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का बेटा क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक पत्र पत्रिका उनकी प्रमुख हुआ करती थी। जयशंकर प्रसाद का क्या था बेटा? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और प्रमुख रचना कौन सी है बेटा? इनकी कामायनी है ना। मैथिली शरण गुप्त की बेटा भारत भारती इनकी प्रमुख रचना है। मैथिली शरण की कौन सी है? भारत भारती इनकी प्रमुख रचना है। ठीक बेटा, चलो आगे आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आ जाओ बेटा, आगे क्वेश्चन है अपना बेटा 10वां। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक बताने हैं आपके। सरस्वती पत्रिका के बेटा संपादक बताने हैं आपके, तो कौन होंगे आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक? महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, या रामचंद्र हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, या मैथिली शरण गुप्त होंगे, या फिर आपके जयशंकर प्रसाद होंगे? कौन होंगे? आइएगा देखते हैं कौन होंगे इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आपके कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, या फिर बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, या मैथिली शरण गुप्त होंगे, या फिर बेटा जयशंकर प्रसाद होंगे? कौन होंगे बताना, एक बार कमेंट करके बताना, है ना। कौन से होंगे बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है बेटा? आपके कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक, है ना। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं आपके सरस्वती पत्रिका के। ठीक, चलो आगे आ जाओ।
इसमें और तो कुछ नहीं था आपका, इसमें और तो कुछ नहीं था आपका। सरस्वती पत्रिका पूछी थी तो कौन से थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे आपके। सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था? संपादक कौन बोले जाते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बोले जाते हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बताने को। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कौन सा है? 11वां क्वेश्चन। कौन सा है आपका? 11वां क्वेश्चन। भारत भारती, भारत भारती किसकी कृति है? भारत भारती किसकी कृति है बेटा? मैथिली शरण गुप्त की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है? भारत भारती किसकी कृति है ये बताना है आपको। भारत भारती किसकी कवि है, सॉरी कृति है? तो वो बताना है आपका। मैथिली शरण गुप्त होंगे, या सुमित्रा नंदन पंत होंगे, या फिर जयशंकर प्रसाद होंगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ठीक, किसकी है बेटा ये? तो ये बेटा आपका ए हो जाएगा इसमें, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। भारत भारती किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। राष्ट्र काव्य है ये। क्या है बेटा? राष्ट्र काव्य। ठीक, राष्ट्र काव्य कौन सा? ये भारत भारती। भारत भारती क्या है बेटा? राष्ट्र काव्य है ये, है ना। राष्ट्र काव्य होगा बेटा इनका, है ना। इसमें भारत के गौरव और संस्कृति का इतिहास का वर्णन है। लिख दूँ एक बार। इसमें क्या है भारत भारती में बेटा? भारत के गौरव और सांस्कृतिक, भारत के गौरव और सांस्कृतिक का क्या है बेटा? इतिहास का वर्णन है। इतिहास का वर्णन है। ठीक, इतिहास का बेटा वर्णन दिया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी में राष्ट्र कवि कहा जाता है। एक और लिख लो बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, कि मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? मैथिली शरण गुप्त को हिंदी में, ठीक, हिंदी में राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक बेटा, कहा जाता है। चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ बेटा। राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक बेटा, भारत भारती किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है बेटा। ये राष्ट्र काव्य है आपका। और भारत के गौरव और सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन क्या है? यानी कि भारत भारती में बेटा भारत के क्या गौरव और सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। किसमें? भारत भारती में। जो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है उसमें क्या है बेटा? भारत के गौरव और सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है बेटा, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी में बेटा राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं बेटा। ये दोनों, इनके बारे में देख लो। आपके सुमित्रा नंदन पंत, ये बेटा आपके छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन आता है कि सुमित्रा नंदन पंत कौन से कवि हैं? तो छायावाद के कवि है ना। और जयशंकर प्रसाद कौन के हैं बेटा? तो ये भी बेटा आपके छायावाद के हैं। छायावादी कवि हैं ये भी, है ना। ये भी छायावादी कवि हैं। और दिनकर साहब कौन है? तो दिनकर साहब बेटा आधुनिक, ठीक, आधुनिक कवि हैं ये। ठीक, दिनकर कौन है? आधुनिक कवि हैं। ठीक बेटा, चलो आ जाओ। छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका उनकी रचना है पल्लव। कौन सी है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन पंत की है बेटा पल्लव। ठीक,
और जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? तो बेटा जयशंकर प्रसाद की कामायनी बहुत प्रमुख है, कामायनी। ठीक, कामायनी बहुत फेमस है इनकी, है ना। और दिनकर साहब की कौन सी है बेटा? उर्वशी है। दिनकर साहब की इधर लिख देती हूँ, है ना, उर्वशी। ठीक बेटा, समझ आ रहा है आपको? देखो, भारत भारती किसकी, ठीक बेटा, भारत भारती किसकी है? तो भारत भारती किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो बेटा ये बताना है आपको भारत भारती के बारे में। वो अभी थोड़े से हल्का, यही तो होता है टच वाली स्क्रीन में हल्की से भी बाल भी छुल जाते हैं तो बेटा चला जाता है वीडियो, तो कोई बात नहीं। भारत भारती किसकी है बेटा? भारत भारती आपकी, दोबारा से एक बार बता देती हूँ मैं आपको बेटा, दोबारा से बता देती हूँ। हाँ, आ गया, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आ गया बेटा वो सब, है ना। तो ये है बेटा भारत भारती किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है आपकी, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है ना। ये राष्ट्र काव्य माना जाता है ना। भारत के गौरव, और जो आपकी भारत भारती में उसमें क्या किसके बारे में बताया गया है? तो बेटा किसके बारे में बताया गया है? तो भारत भारती में बेटा भारत के गौरव और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताया गया है, इतिहास का वर्णन किया गया है ना। उसके बाद में बेटा आपके कौन है? और मैथिली शरण गुप्त को बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है ना। सुमित्रा नंदन पंत, बेटा सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत फेमस है रचना पल्लव, है ना। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है बेटा? कामायनी है। और आपकी दिनकर की कौन सी है? तो बेटा वो उनकी उर्वशी है ना। ये आपकी इस वाले का डिटेल रहा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपना 12वां क्वेश्चन है अपना। 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखो जरा। चलो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन बेटा आपका, कामायनी किसकी रचना है? क्या है? कामायनी किसकी रचना है? पूछा गया है कि कामायनी किसकी रचना है, कामायनी बतानी है बेटा आपको। तो किसकी रचना होगी? जयशंकर प्रसाद की होगी, या सुमित्रा नंदन पंत की होगी, या महादेवी वर्मा की होगी, या फिर दिनकर साहब की होगी? तो बता दो किसकी होगी भाई, बता दो बेटा किसकी होगी। कामायनी किसकी रचना है बतानी है आपको, किसकी होगी एक बार बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, या सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी वर्मा, या फिर आपके दिनकर साहब, किसकी रचना होगी बताइएगा, किसकी रचना होगी? तो बेटा जयशंकर प्रसाद की ये रचना होगी कामायनी, है ना। कामायनी किसकी है बेटा? जयशंकर प्रसाद की है। इनको बंद कर दो लॉकअप में, है ना। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है बेटा? कामायनी है। और ये क्या है बेटा? आपके छायावादी कवि माने जाते हैं, छायावादी और आधुनिक दोनों ही मान लो, है ना। चलो आगे आ जाओ। किसके माने जाते हैं ये बेटा? छायावाद के, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद किसके माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद बेटा छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किसके? जयशंकर किसके? छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और कामायनी बेटा किसकी रचना है? तो कामायनी आपके जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की ही रचना है आपकी, है ना। चलो आगे आ जाओ। और तो अभी सुमित्रा नंदन पंत की बताई थी कि आपकी पल्लव होगी, है ना। चलो आगे आ जाओ। अब एक मिनट बेटा, इसको रफ कर दूं। चलो चलो बेटा आ जाओ। अगला है बेटा आपका पल्लव किसकी रचना है? पल्लव बेटा पंत की होगी,
या दिनकर की होगी, महादेवी वर्मा की होगी, या फिर मैथिली शरण गुप्त की होगी? किसकी होगी? पल्लव किसकी कृति है या पल्लव किसकी रचना है, ये बताना है बेटा आपको। तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की होगी, या फिर बेटा सुमित्रा नंदन पंत की होगी, या फिर महादेवी वर्मा की होगी, या फिर बेटा मैथिली शरण गुप्त की होगी? बताइएगा किसकी होगी। इम्पोर्टेंट है बेटा, पल्लव कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा इसमें, है ना। तो पल्लव बेटा किसकी रचना है ये बतानी है। तो पल्लव बेटा सुमित्रा नंदन पंत। किसकी है? सुमित्रा पंत जी का पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत, है ना। पल्लव किसकी है बेटा? पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है आपकी। पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक बेटा, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और सुमित्रा नंद बेटा कौन थे? छायावादी। कौन थे बेटा? छायावादी कवि थे। ठीक बेटा, सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि थे बेटा। आपको कौन से कवि हैं, छायावाद के हैं या रीतिकाल के हैं या भक्ति काल के? बेटा मैं इसीलिए बताती चल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपके पूछ लिए जाते हैं कि आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं वो किस काल के भक्त, आपके किस उसके हैं, क्या कहते हैं, छायावादी हैं या फिर आपके दूसरे हैं, तो ये पूछा जाता है। तो वही आपको बताती चल रही हूँ साथ में कि छायावादी कवि थे। ठीक बेटा, आज आगे आ जाओ। और कौन है इसमें? दिनकर साहब हैं। ठीक, चलो इसमें और कुछ भी नहीं है, आगे आ जाओ। तो पल्लव बतानी थी, पल्लव किसकी रचना है बेटा? तो पल्लव बेटा आपके सुमित्रा नंदन पंत की है। चलो आगे क्वेश्चन है बेटा अपना 14वां क्वेश्चन पे आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन सा है? दीप शिखा किसकी रचना है? 14वां क्वेश्चन है, दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? किसकी रचना है? कौन सी बेटा? दीप शिखा किसकी रचना है? बताना है आपको कि दीप शिखा किसकी रचना है। तो बताइएगा, महादेवी वर्मा की होगी, जयशंकर प्रसाद की होगी, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर आपके दिनकर साहब? बताइएगा। बताइए बेटा, दीप शिखा किसकी रचना है? तो ये बताना है बेटा। तो इसमें भी आपका कौन से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद? हाँ बेटा, इसमें आपका ए सही होगा, महादेवी वर्मा, है ना। कौन सा? ए सही होगा, महादेवी वर्मा। और ये बेटा कौन से बाद की थी? तो ये भी बेटा आपकी छायावादी कवित्री थी, छायावादी कवित्री। ठीक बेटा, कौन थी? महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी ये। ठीक है, और दीप शिखा किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की ही है आपकी, है ना। महादेवी वर्मा की ही है, छायावादी कवित्री थी ये, है ना बेटा, छायावादी कवित्री थी। और ये उनकी प्रसिद्ध कृति है बेटा, दीप शिखा। ठीक बेटा, इन्होंने क्या किया था बेटा? उन्होंने मानव जीवन और आत्मा की पीड़ा और संवेदनशीलता का चित्रण किया। किसमें? दीप शिखा में क्या किया है? उन्होंने मानव जीवन की पीड़ा और क्या किया है? मानव जीवन की आत्मा की पीड़ा। ठीक है, मानव जीवन की आत्मा की पीड़ा का वर्णन किया है इसमें दीप शिखा के अंदर। और क्या है बेटा? संवेदनशीलता का चित्रण किया है इसमें। जयशंकर प्रसाद की बेटा कौन सी है? कामायनी है, महाकाव्य है इनका, जयशंकर प्रसाद का कामायनी, महाकाव्य है। ठीक, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। और सुमित्रा नंदन पंत का क्या है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत का कौन सा है? पल्लव। इम्पोर्टेंट है, पल्लव।
ठीक है, प्रमुख रचना है इनकी, किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचना है ना। ठीक है, दिनकर साहब की कौन सी है बेटा? दिनकर साहब की, एक मिनट, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय भी किसकी है बेटा? और एक और है, संस्कृत के 4 अध्याय है, एक उर्वशी। ठीक बेटा, ये क्या है? ये इनकी किसकी है? ये आपके रामधारी सिंह दिनकर की बेटा प्रमुख रचनाएं हैं, संस्कृत के 4 अध्याय और आपकी उर्वशी है ना, और आपकी उर्वशी। ठीक है बेटा, तो दीपशिखा किसकी रचना है ये बताना था आपको। तो दीपशिखा बेटा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा कौन है बेटा? तो महादेवी वर्मा आपकी छायावादी कवित्री थी। ठीक, इतना समझना है कि महादेवी वर्मा बेटा छायावादी कवित्री थी, है ना। जयशंकर प्रसाद की बेटा कौन सी है? कामायनी। और आपका सुमित्रा नंदन पंत की बेटा पल्लव बहुत इम्पोर्टेंट है। और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय, ये आपके इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 15वां क्वेश्चन है बेटा आपका। चलो, उर्वशी कृति के लेखक कौन है? उर्वशी बेटा अभी पीछे भी बताया था, नहीं आगे आंसर क्वेश्चन भी आ गया आपका। दिनकर साहब हैं, पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर महादेवी वर्मा है? तो उर्वशी किसकी है बेटा? दिनकर की है। हाँ, उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की बेटा कौन सी है? उर्वशी है ना। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की ही है ना। आगे आ जाओ, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनकी तो अभी बताई दी थी मैंने, है ना। चलो आगे आ जाओ, आगे चलेंगे बेटा। उर्वशी कुछ नहीं पूछा इसमें, बस ओनली क्या पूछा है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो बेटा किसकी कृति है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका? 16वां क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, कई बार पूछा गया है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, किसकी कृति है? एक ही बात है, बताना है आपको संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है ना। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? अभी पीछे मैंने बताया भी था आप लोगों को। दिनकर साहब की, पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर गुप्त की? तो बेटा ये दिनकर साहब की है, यानी कि किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की क्या है बेटा आपकी? रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय। और दूसरी कौन सी है बेटा? उर्वशी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप याद रखिएगा इन दोनों को, है ना। आप याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है बेटा। आगे आओ, चलो आगे है बेटा अपना, एक मिनट, सत्रहवां क्वेश्चन बेटा। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त किसकी रचना है? कौन सी बेटा? चंद्रगुप्त किसकी रचना है, ये बताना है आपको कि चंद्रगुप्त किसकी रचना है। तो इसमें क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, या जयशंकर प्रसाद होंगे, मैथिली शरण गुप्त होंगे, या फिर आपके रामधारी सिंह दिनकर होंगे? बताइए क्या होगा। चंद्रगुप्त किसकी रचना है ये बताना है बेटा आपको। चंद्रगुप्त किसकी है? ठीक है, किसकी रचना है? ये आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है बेटा, है ना।
मैथिली शरण गुप्त की रचना है महाकाव्य है। क्या है? ठीक, महाकाव्य है ये। कौन सा? चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त क्या है बेटा? महाकाव्य है। किसकी है ये? और ये मैथिली शरण गुप्त की है। बताइएगा, बताओ बेटा। चंद्रगुप्त मैथिली शरण गुप्त का बेटा महाकाव्य है। इसमें इन्होंने क्या किया था बेटा? इतिहास और राष्ट्र प्रेम को कविता के रूप में सजाया था। क्या? राष्ट्र प्रेम को कविता के रूप में सजाया था। और मैथिली शरण गुप्त को और क्या बोला जाता है? तो इनको बेटा राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। राष्ट्र कवि। ठीक बेटा, राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को बेटा क्या बोला जाता है? तो राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है या राष्ट्र कवि बोला जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। अपना 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? चलो, हाँ बेटा आ जाओ। इम्पोर्टेंट है बेटा। गबन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18वां। गबन किसकी रचना है? क्या बतानी है बेटा? गबन किसकी रचना है? अब आपके प्रेमचंद की रचना होगी, या फिर बेटा जयशंकर प्रसाद की होगी, या फिर बेटा सुमित्रा नंदन पंत की होगी, या फिर बताइए किसकी होगी? बताइएगा किसकी बतानी है। गबन बताना है तो गबन बेटा किसकी है? गबन तो आपके पहला ही होगा। गबन किसकी रचना है? तो गबन बेटा आपके जयशंकर प्रसाद नहीं, गबन हाँ प्रेमचंद की है बेटा। ठीक है, गबन क्या है? प्रेमचंद की। हाँ बस प्रेमचंद की है गबन आपकी। ठीक बेटा, और प्रेमचंद की बेटा और कौन सी रचना है? एक तो आपका क्या है, इसको ही देख लो। गबन क्या है? उपन्यास है। क्या है बेटा? ये उपन्यास है ना। और प्रेमचंद का है गबन। और प्रेमचंद की बेटा और भी हैं, प्रेमचंद की और भी कई उन्होंने दिए हैं आपके। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है बेटा ये। ठीक है बेटा, और प्रेमचंद को बोला क्या जाता है बेटा? प्रेमचंद जी को बोला जाता है हिंदी और उर्दू की, एक बार लिख दूँ, हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू की कथा साहित्य का, कथा ये वाला हटाओ की नहीं है, उर्दू कथा साहित्य का। ठीक, कथा साहित्य का शासक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी और उर्दू कथा साहित्य का शासक किसको कहा जाता है? तो बेटा प्रेमचंद को कहा जाता है। गबन इनका बेटा उपन्यास है। ठीक है, गबन क्या है? इनका उपन्यास है। इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक बेटा, इम्पोर्टेंट है। और बेटा ये आपके जो तीनों है ना, ये आपके तीनों कौन है बेटा? छायावादी कवि है। छायावादी कवि है। आगे आ जाओ, आगे है बेटा अपना नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करेंगे आज। आगे आ जाओ।
10वां क्वेश्चन है बेटा, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है, मंटो की है, या फिर आपकी भीष्म साहनी की है, या फिर नागार्जुन की है? बतानी है आपको किसकी होगी। तो बेटा इसमें आपका प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेमचंद की कौन सी है? गोदान उपन्यास है बेटा। ये क्या है? ये आपका उपन्यास है, प्रेमचंद जी का है। गोदान किसकी है? तो गोदान बेटा आपका उपन्यास है। ये किसकी है? ठीक बेटा, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अच्छा इसमें और देख लो, ये भी न्यू आए हैं। मोंटो, मोंटो की क्या है बेटा? उर्दू कहानीकार हैं ये। किसके हैं? उर्दू के कहानीकार। ठीक, मोंटो कौन है? उर्दू के कहानीकार हैं बेटा ये। और इनकी एक क्या है कहानी, कौन सी है? टुंडा भैया। इनकी कहानी कौन सी है? कहानी टुंडा। एक मिनट, टुंडा भैया, भैया। ठीक, क्या है बेटा? टुंडा भैया, या फिर आप ऐसे लिख लो, भैया कर लो, टुंडा भैया, है ना। कौन सी है आपकी? एक ये टुंडा भैया है इनके, टुंडा भैया। ये भी एक बार सही कर लो, अच्छे से नहीं लिखा। टुंडा, ठीक। टुंडा भैया किसकी कहानी है? तो टुंडा भैया बेटा मंटो की कहानी है। ये उर्दू के कहानीकार हैं। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की क्या है बेटा आपकी? इनकी एक तमस है, तमस। इनकी रचना कौन सी है? भीष्म साहनी की बेटा तमस है, इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन, नागार्जुन की कौन सी रचना है? तो नागार्जुन की बेटा कौन सी है? अर्थ सत्य, अर्थ, एक मिनट, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है, अर्ध सत्य किसकी है? नागार्जुन की है। गोदान किसकी रचना? एक बार फिर से समझ लो, गोदान किसकी रचना है? तो बेटा ये गोदान आपका उपन्यास है ना। गोदान उपन्यास है और है किसका? आपका प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का जाना माना उपन्यास है आपका गोदान। और क्या कहते हैं, और जो मंटो है बेटा, मंटो कौन है? तो बेटा मंटो एक उर्दू के कहानीकार हैं, उर्दू भाषा के कहानीकार हैं बेटा ये। और इनकी एक प्रमुख कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है, वो है टुंडा भैया। भीष्म साहनी की आपकी कौन सी है? तो भीष्म साहनी की बेटा तमस एक रचना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन की बेटा अर्ध सत्य एक इम्पोर्टेंट उनकी रचना है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना लास्ट एंड 20 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा ये आपका। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, तमस किसकी रचना है? अच्छा तमस अभी बताई थी मैंने, अच्छा कोई बात नहीं। भीष्म साहनी की है, प्रेमचंद की है, मंटो की है, या फणीश्वर नाथ की है? बताओ, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की, या फिर प्रेमचंद की, या मंटो की, या फिर बेटा आपकी किसकी है? फणीश्वर नाथ की, फणीश्वर नाथ की है। बताओ किसकी होगी आपकी तमस? तमस किसकी है? तो तमस बेटा किसकी है? हाँ, भीष्म साहनी की है बेटा, है ना। किसकी है? भीष्म साहनी की है, अभी बताई भी थी। और मोंटो कौन है? उर्दू के कहानीकार हैं। उनकी एक कहानी इंपॉर्टेंट अभी बताई थी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, कौन सी है? टुंडा भैया, है ना। टुंडा भैया है बेटा। और प्रेमचंद का भी बताया था आपका गोदान है ना। और फणीश्वर रेडी का है बेटा आपका मैला आंचल। मैला आंचल बेटा किसकी है? ये आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की है ना बेटा। ठीक है, मोंटो की कौन सी है? मोंटो की कहानी कौन सी है बेटा? अभी बताई थी जस्ट, तो है वो टुंडा भैया, है ना, टुंडा भैया। गोदान किसकी थी बेटा? अभी गोदान प्रेमचंद की है। भीष्म साहनी की कौन सी है बेटा? तमस। कौन सी है?
तमस। ठीक बेटा, चलो हो गए बेटा आपके ये क्वेश्चन। अब चलते हैं, क्वेश्चन आपके हो गए है ना। अब बताइएगा बेटा, आपके 20 क्वेश्चन आज कराए हैं, 20 क्वेश्चन आपके आज कराए हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है आपकी ये। आज आपकी लाइव किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आज रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को भेज दिया। तो आप लोग इसको एक बार देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगे लास्ट में तो बेटा, एक अच्छा लगे तो क्या करना है बेटा आपको, अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट देना है, अच्छी सी स्माइली वाला कमेंट भी दे देना। और बेटा वीडियो वैसे तो ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि आपका लाइव क्लास चलती है तो लाइव में ही ज़्यादा मैं रहती हूँ। तो लेकिन आज लाइव क्लास किसी कंडीशन से नहीं हो पा रही थी 2 दिन से, तो इस वजह से सोचा कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का लॉस ना हो, आप लोगों का प्रैक्टिस चलता रहे। तो मिलती हूँ आप लोगों से बेटा, अगर लाइव वाली क्लास अगर हो सकती है तो बेटा कल आपकी लाइव वाली क्लास ज़रूर होगी। और अगर किसी कारणवश नहीं हो पाई, किसी गंभीर परिस्थिति में हूँ इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है आज, है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा आपको। और अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। आप लोगों ने इसमें मुझे अच्छा खासा प्यार दिया, अच्छा खासा सपोर्ट किया बेटा इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो न्यू बच्चे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो सब लाइक तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ सभी लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके, आप चाहें कि मैं वीडियो और लेकर आऊँ तो एक बार शेयर भी कीजिएगा, अपने सभी यार दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर, जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा।